अधिकारी को परिचय में करा देता हूं। माननीय डॉक्टर मनमोहन जी वैद्य। मनमोहन जी प्रचारक हैं, सह सर कार्यवाह, ऐसा दायित्व मनमोहन जी का है। मंच पर श्री सुनील अंबेकर जी। सुनील जी प्रचारक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं इस सभागार में। और दो संघ केंद्रीय अधिकारी हैं, उनका भी परिचय मैं कर देता हूं। माननीय नरेंद्र कुमार जी। नरेंद्र कुमार जी प्रचारक हैं, अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख का दायित्व आप पे है। माननीय आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी प्रचारक हैं, अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख का दायित्व आपके पास है। प्रथम माननीय मनमोहन जी आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तरी होगी। मैं श्री सुनील जी से आवेदन करता हूं कि आप शुरू करें। आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आपको सूचित किया था, आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। 3 दिन की जो बैठक थी, पुणे के सभी लोगों के सहयोग से, व्यवस्था से अच्छे से संपन्न हो रही है। संघ के वरिष्ठ प्रचारक जो थे माननीय मदन दास जी देवी, उनकी स्मृति में सभागार जो बनाया गया था, उसमें ये बैठक संपन्न हुई है। अब आज के इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए मैं माननीय मनमोहन जी से निवेदन करता हूं। नमस्कार। संघ की समन्वय बैठक के बारे में काफी उत्सुकता आप सब में होगी, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है इसकी अंदर आए बिना काफी समाचार पत्र में छपकर आ रहे थे, ऐसा मैंने सुना है। इस रचना को समझना आवश्यक है। वैसी बैठक साल में एक बार होती है। एक प्रेरणा से एक भारत की समान अवधारणा लेकर समाज जीवन के विविध क्षेत्र में स्वयंसेवक सक्रिय है। अब संघ कार्य आरंभ होकर 97 ईयर्स हुए हैं। इस संघ की यात्रा के 4 मुख्य पड़ाव है, 4 फेजेस। फर्स्ट फेज में हिंदू समाज संगठित हो सकता है, एक साथ एक दिशा में कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, एक स्वर में एक मन से भारत की बात कह सकता है। समाज में इसका विश्वास खड़ा करना आवश्यक था। इसलिए पहले 25 वर्ष केवल संगठन व्यक्ति निर्माण, इसी पर संघ का पूर्ण बल था। स्वाधीनता के बाद सेकंड फेज का आरंभ हुआ। पहला काम तो चल ही रहा था, परंतु आरंभ से संपूर्ण समाज को संगठित करना, संपूर्ण समाज को राष्ट्रभाव से प्रेरित करना, यह कल्पना मन में थी। और सारा समाज तो शाखा पर आने वाला नहीं है, तो समाज की रचना व्यामिश्र होगी। इसमें विद्यार्थी क्षेत्र है, यहाँ पर मजदूर है, यहाँ पर किसानों का क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में इस राष्ट्रीय विचार को लेकर स्वयंसेवक गए। उन्होंने संगठन खड़े किए, जिसको आजकल विविध क्षेत्र कहते हैं। ये संघ कार्य का एक्सटेंशन का एक भाग था। फर्स्ट, यू कैन कॉल इट फर्स्ट प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट। ऐसे अभी 35-36 संगठन देश में काम कर रहे हैं। तो संघ की कल्पना ऐसी है, सभी संगठन स्वायत्त स्वतंत्र है, संघ के विंग्स नहीं है, इनकी निर्णय प्रक्रिया स्वतंत्र होती है। लेकिन समाज जीवन के विविध क्षेत्र में काम करते उनके अनेक अनुभव आते हैं, उनके अनेक ऑब्जर्वेशंस होते हैं। तो ऐसे अनुभवों को साझा करना, ऑब्जर्वेशंस को शेयर करना, इस हेतु से मुख्यतः यह समन्वय बैठक होती है। जब मैंने 4 फेज की बात की, संघ का कार्य विस्तार का यात्रा का 3rd फेज डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी के पश्चात 1990 के बाद शुरू हुआ। इसका मुख्य स्वरूप था टू आउटरीच इन द सोसाइटी, कि नैसर्गिक आपत्ति के समय स्वयंसेवक तो
स्वयंसेवक हमेशा आगे आकर काम तो करते ही थे, लेकिन समाज का जो पिछला वंचित और अनेक अभाव में जीने वाला समाज का वर्ग है, वहां तक जाकर एक संवेदना के आधार पर अपनापन दिखाकर सेवा कार्य आरंभ करना, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने का लक्ष्य संघ का है। केवल स्वयंसेवक नहीं करेंगे तो समाज के ऐसे अनेक लोग, अच्छे लोग, सोचने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर करना है। तो उनका संपर्क विभाग शुरू हुआ और तब तक भारत में जर्नलिज्म के साथ साथ मास का शब्द भी जुड़ गए थे। तो प्रसार माध्यमों के सभी साधनों का उपयोग करते हुए इस राष्ट्रीय विचार को समाज तक पहुंचाना, ऐसे सेवा प्रचार संपर्क विभाग ये 91 से 94 इस रेंज में आरंभ हुए। समाज जीवन के विविध क्षेत्र में, कुछ विशिष्ट क्षेत्र में समाज परिवर्तन के लिए स्वयंसेवकों ने कार्य आरंभ किए, जिनको आजकल गतिविधि कहते हैं। उसमें कुटुंब प्रबोधन है, सामाजिक समरसता है, ग्रामीण विकास है, गौ संवर्धन है, पर्यावरण रक्षण है, ऐसे अनेक विषयों में स्वयंसेवकों ने काम शुरू किया। ये संघ का 3rd फेज का भाग था। और 2006 में पूजनीय श्री गुरु जी के जन्म शताब्दी के समय से जो 4th फेज का आरंभ हुआ, वो यानी प्रत्येक स्वयंसेवक ने राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति की दिशा में कुछ सक्रियता उसकी बढ़नी चाहिए। ऐसे 4 फेजेस का यह काम मुख्यतः संघ का चल रहा है। इसमें विविध क्षेत्रों की रचना ये संघ कार्य के प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट का भाग मुख्यतः है। तो यहाँ पर कोई निर्णय तो यहाँ होंगे नहीं, ऐसा आपको जब पहले दिन कहा गया तो आपसे कहा गया है। यहाँ क्या हुआ, 2-3 विषयों की जानकारी दूंगा मैं। संघ की प्रेरणा से चलने वाले जितने 35-36 संगठन हैं, सभी संगठनों में महिलाओं का सहभाग बढ़े। इस हेतु से यहाँ पर जो महिलाएं काम करती है, कार्य करती है, तो ऐसी विविध क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं को एकत्र बुलाकर एक महिला समन्वय का काम यहाँ पर चला है। तो अपने अपने अनुभव साझा करना, महिलाओं का सहभाग अपने क्षेत्र में बढ़े, उसके लिए प्रयास करना, ये उद्देश्य से। तो इस महिला समन्वय में इस वर्ष ऐसा एक विचार किया, संघ के शताब्दी वर्ष जो नजदीक आ रहा है उसके निमित्त महिलाओं के बीच व्यापक संपर्क बढ़े, महिला विषयक भारतीय चिंतन समाज तक पहुंचे और देश के विकास में महिलाओं की सहभागिता बढ़े। इस हेतु से विभाग स्तर पर महिला सम्मेलन करने की योजना बनी। इसमें करीब 11 श्रेणियों की महिलाओं का संपर्क करना, उसमें एनजीओ चलाने वाली, सामाजिक धार्मिक संस्था के प्रमुख, शिक्षा प्रशासनिक सेवा में कार्यरत, मीडिया में सक्रिय ऐसी महिलाएं, जाति जनजाति के प्रमुख है, व्यावसायिक, डॉक्टर, वकील, साहित्यिक, वक्ता, लेखिका, ग्राम पंचायत आदि के प्रमुख। तो ऐसी विशिष्ट महिलाओं का संपर्क करते हुए ऐसे विभागीय महिला सम्मेलन अभी अगस्त से लेकर तो जनवरी तक होने वाले हैं। कुल 411 सम्मेलन सारे भारत में होने वाले, उसमें से 12 प्रांतों में 73 सम्मेलन हुए हैं और खूब अच्छा रिस्पांस है। ये 73 सम्मेलनों में कुल 1,23,000 महिलाओं का सहभाग रहा है और बाकी भी अभी कुल 411 होने, तो बाकी भी सम्मेलन इसके आगे होंगे। जब ये संगठन समाज जीवन के विविध क्षेत्र में काम करते, विद्यार्थी क्षेत्र, मजदूर क्षेत्र, किसान क्षेत्र आदि, तो सीधे फ्रेश ऐसे लोग भी इन संगठनों में सक्रिय होते हैं। वो संघ के बारे में उनको जानकारी नहीं होती, वो संघ के स्वयंसेवक भी नहीं होते। तो ऐसे नए लोगों जो अपने अपने संगठन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उनको संघ का जो वैचारिक अधिष्ठान है उसकी जानकारी प्राप्त हो, उनको अन्य संगठनों के बारे में जानकारी मिले। उन सभी संगठनों में काम करने वाले लोग हमारे सहयात्री हैं, इसलिए उनका आपस में समन्वय का मन बने। सब मिलकर हम एक दूसरे को पूरक बनना भी है, स्पर्धा नहीं है। और सब ने मिलकर अपने अपने क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र हमने चुना है, एक भारत के एक चित्र में अपना अपना रंग भरते हुए एक समृद्ध भारत का चित्र
हम सब खड़ा करेंगे। तो इस दृष्टि से अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम चल रहा है, क्या अनुभव है, तो इसके बारे में काफ़ी विस्तार से यहाँ पर मुख्यतः चर्चा हुई। और अपना अपना अभिनिवेश छोड़कर, संगठन संस्था का अभिनिवेश छोड़कर साथ में हम कैसे काम कर सकते हैं, इसका प्रशिक्षण, और संघ के संपर्क में नए लोग जो आए हैं उनको संघ का सही जानकारी मिले, इसलिए उनके लिए संघ परिचय वर्ग भी हो। मुख्यतः ऐसे विषयों की चर्चा यहाँ पर हुई। प्रत्येक संगठन के इश्यूज है, सारे समाज को लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो अपने संगठन से नहीं जुड़े, लेकिन समाज में देश के बारे में अच्छा सोचने वाले ऐसे सज्जन शक्ति है, ऐसे सज्जन शक्ति के लोगों को भी संपर्क करते हुए वे संगठन से जुड़े बिना भी इशू वे साथ कैसे ले सकते हैं। स्वदेशी का विषय है, संस्कृत का विषय है, पर्यावरण का विषय है, महिलाओं का विषय है, ऐसे विषयों में ग्राम विकास का विषय है। तो ऐसे विषयों में साथ लेने के लिए थोड़ा आउटरीच करना, तो इसके लिए अपनी जो योग्य मानसिकता तैयार होनी चाहिए, इसके बारे में अपने अपने संगठन में कैसे प्रयास चल रहे हैं, मुख्यतः इसके बारे में यहाँ पर चर्चा अधिक विस्तार से हुई। संघ कार्य तो लगातार बढ़ रहा है, संघ कार्य में समाज का सहभाग बढ़ रहा है, इसलिए मुख्यतः 2019 के बाद 2020 मार्च के बाद यहाँ पर कोरोना कारण लॉकडाउन लगा, सारी शाखाएं बंद हो गई थी, संघ कार्य करीब करीब ठप हो गया था। लेकिन 3 वर्षों में, यह बहुत आनंद की बात है, हम 2020 की संघ शाखा स्थिति को पार करते हुए संघ कार्य आगे बढ़ा है। तो उसकी जानकारी मैं कुछ दूंगा। जैसे 2020 में 38,913 इतने स्थानों पर संघ शाखाएं थी। 2023 में 42,613 ऐसे स्थानों पर संघ शाखा हुई है। मतलब संघ के स्थानों की वृद्धि 3,700 हुई है, जो 9.5% वृद्धि है। जो रोज चलने वाली शाखा है 2020 में 62,491 थी, 23 में 68,651, यानी 6,160 शाखाएं बढ़ी है। ये भी करीब 10% वृद्धि है। जहाँ दैनिक शाखा नहीं, वहाँ पर साप्ताहिक मिलन, लोग सप्ताह में एक बार एकत्र आते हैं, ऐसे साप्ताहिक मिलन 20,300 थे। अभी 2023 में 26,877, यानी 6,543 साप्ताहिक मिलन की वृद्धि हुई है। ये करीब 32% वृद्धि है। और महीने में एक बार एकत्र आना को सामाजिक विषयों पर वहाँ पर चर्चा करने, जिनको संघ मंडली कहते हैं, ऐसे करीब 8,732 पहले थे 2020 में, जो भी 10,412 ऐसी हुई है, यानी करीब 19% वृद्धि इसमें हुई है। कुल शाखाएं 68,651 है, जो रोज चलने वाली शाखा है। तो इसमें 60% शाखाएं छात्रों के बीच चलती है, विद्यार्थियों के बीच चलती है। 30% शाखाएं 40 साल से कम आयु के जो कमाने वाले तरुण व्यवसाय तरुण उनके बीच चलती है। 10% 40 साल के ऊपर के लोगों के लिए मुख्यतः होती है। और जॉइन आरएसएस के माध्यम से 2017 से 2022 तक 6 वर्षों में प्रति वर्ष 1 लाख से 1.25 लाख इस प्रकार की वृद्धि। मतलब जॉइन आरएसएस के लिए जो तरुणों की उत्सुकता है, जो संघ की वेबसाइट पर जो संघ से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन कहाँ मिलना, किसको मिलना जो नहीं जानते, ऐसे लोग संघ की वेबसाइट पर ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये लगभग 20 to 35 एज ग्रुप के लोग होते हैं, अधिकतर युवा होते हैं, टेक सेवी होते हैं। तो प्रति वर्ष करीब 1 लाख से 1.25 लाख ऐसे नई रिक्वेस्ट हमको आ रही है। ये संघ का जो बढ़ती हुई स्वीकृति है,
समाज का जो सहभाग बढ़ रहा है उसका लक्षण है। तो मैंने प्राथमिक जानकारी दी है। कुछ आपको अगर और कुछ प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। सिर्फ एक सूचना, प्रश्न पूछते समय आप जिस माध्यम मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम और आपका नाम बताएं और फिर आपका सवाल पूछें। धन्यवाद। आपके पास ये आएगा, कॉर्डलेस माइक आएगा। एक मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। नहीं चलो, राष्ट्र के संरक्षण के बारे में आपने कुछ भी रिएक्शन या कुछ भी आपकी प्रतिक्रिया बताई नहीं है। मेरा क्वेश्चन यह है कि अप्रैल 23 में शिया और सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठा आए हैं और उसको मंगोलियन वंश चीन ने इनको इकट्ठा किया है। ये जो आक्रमण की संभावना आइदर बाय इलेक्शन और आइदर बाय आर्मी और आइदर बाय सांस्कृतिक, इसके बारे में संघ ने कुछ सोचा है क्या, और सोचा है तो क्या सोचा है? किसके बारे में पूछा आपने? जरा दोबारा कहिए। गोमंतक। मैंने पूछा शिया और सुन्नी अप्रैल 23 में ईरान और सऊदी अरेबिया इकट्ठा हुए, जहाँ 60 मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठा हुए। उसको इकट्ठा किया मंगोलियन वंश ने, बोलने से चीन लोगों ने। इनसे जो हमें हमेशा आक्रमण की डर रहता है, या उनका जो भी कुछ उनका अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट भारत जो चलता है, उसके लिए संघ ने क्या सोचा है? संघ तो समाज में अपनी सांस्कृतिक पहचान लेकर जागृति करता है, यही काम करेगा। ऐसे भारत में डिविजिव फोर्सेस, इस प्रकार का काम करने वाली शक्तियां पहले भी सक्रिय थी, लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये शक्तियां धीरे धीरे परास्त हो रही है और भारत की जो राष्ट्रीय शक्ति वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो उनको अपने काम करने देंगे, लेकिन हम हमारा काम बढ़ाते रहेंगे, तो उसका उत्तर समाज स्वयं ही तैयार करेगा। मी अरुण मेहत्रे, झी 24 तास वृत्तवाहिनीसाठी काम करतो। 3 प्रामुख्याने माझे प्रश्न आहेत। सुनीलजींनी पहिल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं होतं की चर्चित मुद्द्यांवरती या बैठकीमध्ये चर्चा होणार, निर्णय नाही पण चर्चा होणार। त्यातला पहिला मुद्दा जो आहे, मणिपूरमध्ये होत असलेल्या हिंसाचाराविषयी या बैठकीमध्ये काही चिंता किंवा चिंतन घडलं का? माझा दुसरा प्रश्न आहे आरक्षण विषयातला। अनेक राज्यांमध्ये म्हणजे अलीकडेच सरसंघचालकांनी त्याविषयीची भूमिका स्पष्ट केली असली तरी केवळ वंचित किंवा शोषित घटकांबाबतच्या आरक्षणावरती आपण विचार करतोय की एका अर्थाने उच्चवर्णीय गटामध्ये मोडणाऱ्या, म्हणजे यामध्ये गुजरातमध्ये पाटीदारांचा विषय असू द्यात किंवा राजस्थानमध्ये जाट किंवा महाराष्ट्रामध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भातली भूमिका किंवा याविषयी काही चर्चा झाली का? आणि तिसरा प्रश्न माझा समान नागरिक कायद्याविषयी, चालेल हरकत नाही, मी तर या 2 विषयावरती सुरुवातीला आपण आरक्षण आणि मणिपूर। तर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब करता ज्या समाजाला आपल्या समाजाने दुर्दैवाने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हमारे समाज के वर्ग को, हमारे बंधुओं के, हमारे समाज ने दुर्दैव से काफ़ी सालों तक वंचित रखा है, सम्मान से, सुविधाओं से, शिक्षा से। उनको साथ लेने के लिए जो संविधान सम्मत आरक्षण है तो वह उनको मिलना चाहिए और ये सामाजिक विषमता की स्थिति को जल्दी दूर करना चाहिए। ये संघ का हमेशा मत रहा है। बाकी सारे आरक्षण मांग पॉलिटिकल होती है, तो उसके बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बाकी मणिपुर के बारे में स्थिति चिंताजनक है, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने उसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन इसमें मुख्यतः सरकार को मुख्यतः निर्णय करने हैं। वहाँ पर जो मैती कुकी दोनों समाज में जो एक संघर्ष है, तो दोनों के लिए अपने जो संघ स्वयंसेवक है उनके दोनों के साथ संपर्क है, दोनों विस्थापित समाज के लिए वहाँ पर सेवा काम चल रहे हैं। नमस्कार, मी एक मिनट बाकी लोगों को पूछने दीजिए थोड़ा।
हा, विचारा. नमस्कार. मी ब्रिजमोहन पाटील, सकाळ पेपरसाठी काम करतो. माझा प्रश्न असा आहे की ह्या बैठकीमध्ये शेती हा एक तुम्ही महत्त्वाचा मुद्दा घेतलेला होता. त्यासोबत आर्थिक विषयक हा मुद्दा महत्त्वाचा होता आणि त्याचसोबत गेल्या वर्षभरापासून हा मुद्दा चर्चेत आहे आणि संघ गेल्या अनेक वर्षापासून त्यावर काम करतं. अनेकांनी बलिदान दिलेलं आहे. तर त्या राम मंदिराच्या मुद्द्यावर ह्या बैठकीत काही चर्चा झालेली आहे का? शेतीविषयी कुठलं? शेत नहीं नहीं, ते प्रत्येक संघटना आहेत ना. तो भारतीय किसान किसान संघाचा- संघ, भारतीय किसान संघ है, तो अपने अपने फोरम पर सारा काम करेंगे. भारतीय किसान संघातर्फे या बैठकीमध्ये काही यहाँ मुद्दे, पर नहीं. त्याच्यासोबत आर्थिक विषयावर काय चर्चा झाली, ज्याच्यामध्ये तुम्ही स्वदेशी आणि आर्थिक नीती हा विषय घेतलेला होता आणि विश्व हिंदू परिषद व अन्य संघटनांच्या वतीने राम मंदिराचा मुद्दा किंवा त्याचं काय 2024 मध्ये उद्घाटन करण्याचा मुद्दा आहे, ती चर्चा गेल्या अनेक दिवसापासून सुरू आहे. त्या संदर्भात काही चर्चा झालेली आहे का? राम मंदिर निर्माण तो हो गया है. प्राण प्रतिष्ठा के बारे में उनकी क्या तैयारी चल रही है उसके में जानकारी दी गई. उन्होंने इतना बताया है कि जनवरी में मकर संक्रांति के बाद कोई तिथि तय होगी तब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी. सर आर्थिक नीतीवर काही नड्डा जी ने क्या क्या चर्चा की वो तो नड्डा जी बताएंगे. वो भाजपा की जिम्मेदारी है ना. 2024 क्या है वहाँ सब कार्यकर्ताओं की जानकारी, तो किन विषयों पर जानकारी देगी उतना केवल मैं बताऊंगा. बाकी प्रत्येक संगठन, किसान संघ, विद्यार्थी परिषद, भाजपा, तो इन प्रत्येक संगठन की जानकारी देने की जिम्मेदारी वो संगठन की है, वो संघ का काम नहीं है. संघ की जानकारी मैं दे रहा हूँ यहाँ पर. सर, राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष से. मेरा सवाल यह है कि सनातन को लेकर लगातार विवादास्पद बयान पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, इस पर संघ का क्या कहना है? क्या बयान आ रहे हैं? जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन का बयान आया कि सनातन डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी से उन्होंने उसकी तुलना की. कल सनातन के विषय पर ही बोलते हुए आरजेडी के एक नेता ने रामचरितमानस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की. लगातार ऐसे 3-4 बयान बड़े नेताओं के आए हैं अलग अलग राज्यों से, उस पर संघ का क्या कहना है? ऐसा है, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात लोग कर रहे हैं. इन शब्दों के अर्थ उनको पता है क्या? ये प्रश्न है. धर्म क्या है? पहले हम शब्दों का प्रयोग करने के पहले शब्दों की व्याख्या करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. धर्म रिलीजन अलग अलग है. सनातन का अर्थ ही इटर्नल है. भारत का जो अध्यात्म आधारित जीवन का चिंतन है, जो इंटीग्रल होलिस्टिक है, जिसके कारण भारत के संपूर्ण समाज को एक उसके पर्सनैलिटी को शेप मिला है. इस पर्सनैलिटी की 4 विशेषता है. एक, वो मानता है कि सत्य एक है, ट्रूथ एक है, ईश्वर एक है. उसको प्राप्त करने के, वहाँ तक जाने के उनके नाम भी अलग है, उनके मार्ग भी अनेक हो सकते हैं. सभी मार्ग समान है, यह मानना, ये भारत की बात है. एक ही चैतन्य अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है, इसलिए सभी विविध मैनिफेस्टेशन के भीतर रही एकता देखने की भारत की दृष्टि है. इसलिए भारत का वर्णन इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऐसा करने के बदले ये कहना चाहिए कि इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी. तीसरी विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, वह स्त्री हो पुरुष हो, और प्रत्येक व्यक्ति का, मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य इस अंदर के देवत्व को प्रकट करते हुए मोक्ष पाना है. मोक्ष तरफ जाने के जो मार्ग है, प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग अलग अलग स्वतंत्र हो सकता है. दैट इज पर्सनल रिलीजन. तो वह प्रत्येक की उपासना है. प्रत्येक को अपनी उपासना चुनने का स्वातंत्र्य भारत में रहा है. इसलिए भारत में हमेशा स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी रही है. तो भारत में रहने वाला सारा समाज इस भारत की पहचान के साथ अपने आप को जोड़ता है. ये भारत की पहचान है.
और इसलिए इस भारत की पहचान इटर्नल है, क्योंकि अध्यात्म आधारित है। और भारत का समाज ये कभी राज्य आधारित नहीं रहा है, समाज आधारित रहा है। इसलिए अनेक प्रकार के आक्रमण होने के बाद भी, राजा पराजित होने के बाद भी, परकियों का शासन होने के बाद भी यहाँ का समाज, राष्ट्र हमेशा अपराजित रहा है। और इसलिए इस अध्यात्म आधारित भारत के होलिस्टिक इंटीग्रल चिंतन को धारण करके जीने वाला समाज यहाँ हमेशा रहा है। इसलिए सनातन वास्तव में इस समाज का, इस चिंतन का, जिसका नाम हिंदुत्व है, हिंदुत्व का विशेषण एडजेक्टिव है, इसका नाम हिंदुत्व है। और इस समाज में अब 20,000 से अनेक वर्षों से समाज चल रहा है, तो समय के चलते कुछ वैचारिक ग्लानि आकर आचरण में शिथिलता आती है। कुछ बातें जो गलत अपने समाज में आ जाती है, उसको ठीक करना चाहिए। तो संघ उसी के लिए काम कर रहा है। और भारत में और अपने भारत के इतिहास में समय समय पर सभी जाति वर्गों में आध्यात्मिक संत निर्माण हुए, जिन्होंने समाज के इस कुरीतियों को ठीक करते हुए समाज को फिर से आध्यात्मिक मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। इसलिए बाकी इन सब के जो स्लोगन सब राजकीय होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं। तो सनातन धर्म यानी क्या है? तो धर्म शब्द जिस अर्थ में है अपने भारत में, तो लोकसभा में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, वहां धर्म है, दैट इज नॉट रिलीजन। राज्यसभा में लिखा है सत्यम वद धर्मम चर, वहां भी धर्म है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मस ततो जयः। भारत के राष्ट्र ध्वज पर चक्र है, धर्म चक्र है। इतने स्थानों पर धर्म है। तो धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। अब ये जो लोग कहने वाले, उनसे पहले उनके शब्दों के अर्थ है, वो क्या अर्थ उनके मन में है, ये पहले उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि समाज में जो कुरीतियां चल रही है, उनके दूर करने के लिए संघ जो काम कर ही रहा है। अब द्रविड़ कड़गम नाम का जो सामाजिक संगठन चेन्नई तमिलनाडु में आरंभ हुआ, तो तमिलनाडु के अर्काड जिले में एक छोटे गांव में संघ शाखा शुरू हुई थी। वहां के शाखा के वार्षिक उत्सव में वहां के लोकल द्रविड़ कड़गम के नेता को प्रमुख चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था। आए भी थे और उन्होंने सबके लिए स्वीट्स लाए थे। स्वयं के भाषण में उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले जब मुझे पता चला यहाँ पर संघ शाखा शुरू हुई है, मैं मेरे लोगों को लेकर शाखा का विरोध करने के लिए आया था। जब यहाँ का मैंने देखा कि समाज का उच्च वर्णीय जो बच्चे हैं और निम्न वर्गीय बच्चे हैं, सब साथ खेल रहे हैं, गीत गा रहे, आनंद कर रहे हैं, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पेरियार का ये स्वप्न था, ये स्वप्न हम साकार नहीं कर सके, लेकिन आप कर सके, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करने आया हूँ, आपके लिए मैं स्वीट्स लाया हूँ। तो समाज में जो कुरीतियां, उनको दूर करने के लिए सबने प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन भारत का धर्म, ये भारत का प्राण है। जो धर्म रिलीजन नहीं है, ये सनातनी है। और इसलिए ऐसे इस धर्म को नष्ट करने के लिए अनेक लोग बीच बीच में खड़े हुए हैं, लेकिन काफी लंबे समय तो उनका काम नहीं चला। और भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जब ऐसी धर्म को ग्लानि आएगी, अधर्म का उत्थान होगा, तब मैं फिर से आकर धर्म स्थापना फिर से करूंगा। तो धर्म की बार बार स्थापना करने की आवश्यकता है। यह संघ की भूमिका मुख्यता है। सर, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी जो है चुनावी राजनीति, केवल शुद्ध राजनीति है? आधीपासूनच आहे खरं तर। भारत होना चाहिए। और भारत के सिवाय किसी देश के दो नाम नहीं है, ठीक है।
तो भारत नाम को एक सिविलाइजेशनल वैल्यू है, और इसलिए भारत कहते एक प्राचीन एक सभ्यता से, चिंतन से अपना संबंध जुड़ता है। इसलिए भारत का भारत होना केवल नाम नहीं, भारत के सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में यह भारत का भारतत्व ये मैनिफेस्ट होना चाहिए। इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय चिंतनामध्ये भारतीय चिंतन में समाज का सबसे छोटा यूनिट फैमिली परिवार है। तो परिवार में महिलाओं की विशेष योजना है, भूमिका है मुख्यतः, और महिलाओं को समाज जीवन के सभी क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी है। तो इसके लिए समाज के सभी वर्गों की जागरण होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए, और परिवार का ध्यान रखते हुए भी समाज जीवन के हर क्षेत्र में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभा सकती है। तो उनमें यह विश्वास निर्माण करना, यह मुख्यतः भारतीय चिंतन है। सर, संदीप बोल रहा हूँ, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। नेशनल सिक्योरिटी एक टॉपिक था हमारे इसमें, तो उस पे क्या चर्चा हुई है? नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं हुई, इसमें हमारे इसमें एक यहाँ पर नहीं हुई चर्चा मुख्यतः। ओके, नहीं हुई। सर, मैं ओम प्रकाश तिवारी, दैनिक जागरण अखबार से हूँ। जैसे बाकी 36 संगठनों का हैं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी एक संघ का ही सहयोगी संगठन है। सभी संगठनों की जैसे तुलना की जाती है कि या रिपोर्ट होती है कि कौन क्या कर रहा है, संघ उससे संतुष्ट है या नहीं। भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 वर्ष से देश में है, इसको लेकर के क्या वैल्यूएशन किया गया है संघ की तरफ से भाजपा का? और 2024 में चुनाव होने हैं, अगर संघ के एजेंडे पर भाजपा खरी उतर रही है, शासन खरा उतर रहा है, तो उसमें कितना सहयोग होगा संघ का भाजपा के साथ में? 2014 की बात अगर आप करेंगे तो संघ का वैल्यूएशन की बात छोड़ दीजिए, लेकिन ब्रिटेन से पब्लिश होने वाला जो संडे गार्डियन नाम का अखबार है, संडे गार्डियन रविवार को आता है, 16 मई 2014 को पार्लियामेंट के रिजल्ट्स आए थे और 18 मई का संडे था। तो संडे गार्डियन का 18 मई का जो संपादकीय एडिटोरियल है, अब अगर उसको आप गूगल करेंगे आपको पूरा संपादकीय मिलेगा। उसका पहला वाक्य जो है, मैं केवल एक वाक्य बोलूँगा, यानी ब्रिटेन से पब्लिश होने वाला संडे गार्डियन ऐसा कह रहा है अपने संपादकीय में, टुडे 18 मई 2014 may go well down in the history of India as Britain finally left India। तो 14 के बाद हम देखेंगे तो भारत अपने सांस्कृतिक पहचान कर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। भारत के फॉरेन पॉलिसी में, डिफेंस पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में एक मेजर चेंजेस हुए हैं। ये चेंजेस भारत की सांस्कृतिक पहचान लेकर अब दुनिया इसको महसूस कर रही है। लेकिन इतने वर्षों का सारा जो ठीक करना है तो कम से कम 25-30 साल चाहिए। तो दिशा एकदम ठीक ऐसा सबके ध्यान में आ रहा है और सारी दुनिया इसको महसूस कर रही है। चलो आखिरी प्रश्न, अभी लास्ट क्वेश्चन। तो इसकी चर्चा एक तो यहाँ पर नहीं हुई। सरकार को क्या बताना, वो सरकार को बताने का फोरम अलग है, यहाँ से बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। जानकारी दी गई वहाँ पर। हाँ,
ग्रामीण एरिया में बहुत छागा वगैरह चलता है, इसके लिए आगे बहुत कम चल रहा है ग्रामीण एरिया में। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा प्रसार तो बढ़ रहा है, लेकिन जैसे हमने कहा कि स्प्रेड आपको बताता हूं मैं कैसा स्प्रेड है संघ का। तो सारे देश में कुल 911 जिले हैं। संघ का कार्य शाखा के रूप में 901 जिलों में है, ये 99% है। जो डेवलपमेंट ब्लॉक कहते हैं खंड, करीब 6,663 ये खंड है। इसमें से 5,885 में संघ की शाखाएं पहुंची है, ये करीब 88% है। तो डीपर जाने के लिए हम लोगों ने बाद में 10-12 गांवों का एक समूह ऐसे मंडल बनाए। ऐसे 59,326 मंडल सारे देश में हैं। हम उनमें से करीब 45% मंडलों में पहुंचे हैं और आने वाले 2-3 वर्षों में सभी मंडलों तक पहुंचने का संघ का प्रयास है। ये सारे मंडल ग्रामीण हैं, सारे जो डेवलपमेंट ब्लॉक्स है ग्रामीण है। तो ग्रामीण में संघ का काम है, फैल रहा है, ज़्यादा बढ़ाने का हमारा काम है। सर, मणिपूरवरती चर्चा झाली का? मगाशी प्रश्न माहिती सांगेल, जानकारी देगी यहाँ। धन्यवाद। चलिए, आर्थिक विषयावर तुम्ही काही बोलल्या नाहीयेत जी एक और मृणालिनी बस दो। संघ का प्रयास चलता है, संघ सबको मिलता है। चलिए, तो महिलाओं की समाज में सक्रियता बढ़ रही है, सभी क्षेत्रों में बढ़ रही है और यह सराहनीय है। और कॉमन सिविल कोड की बात आती है तो कॉमन सिविल कोड के कारण 4-5-6 मुद्दों पर केवल वहाँ पर यूनिफॉर्म रहेगी। उसको लेकर एक बार सबके सहमति बनने बाद होगा तो समाज आगे बढ़ने के लिए और तैयार होगा। चलिए, आप सबका धन्यवाद।